ऐसा है इम्र, आप अंदर आ गए इसलिए जिंदाबाद बोल रहे हो। ये प्रेस चल रही है, अभी जिंदाबाद किसी का नारा मत लगाना, बस बैठे रहिए, ठीक है? सुनते रहिए जो कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप सबका इस्तकबाल है समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और हम सब आपका स्वागत करते हैं। तमाम प्रेस और मीडिया के साथी हैं, फोटोग्राफर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, साथ में जो बाहर से साथी लोग आए हैं, समाजवादी सिपाही आए हैं। इसमें मंच पर बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, राजेंद्र चौधरी जी, किरण नंदा जी, हमारे गुरु जी उदय प्रताप सिंह जी और तमाम सारे मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से जाना जाता है और युवाओं के बारे में आप जानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती इस समय देश फेस कर रहा है। जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह के सुसाइड्स हो रहे हैं, जिस तरीके की अवसाद डिप्रेशन में जा रहा है इस देश का यूथ, ऐसे में विवेकानंद जी की जयंती पर, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से जाना जाता है, हम सब इकट्ठा हुए हैं। हम सब आज ही नहीं इकट्ठा हुए हैं, पहली बार नहीं इकट्ठा हुए हैं। 12 जनवरी विवेकानंद जयंती पर हर साल समाजवादी पार्टी की ओर से एक कैलेंडर लॉन्च होता है, लेकिन ये कैलेंडर सिर्फ एक नॉर्मल कैलेंडर नहीं होता है जिसमें डेट्स होती हैं। एक किस्म का प्लानर होता है, एक किस्म का विजन होता है और आप सब इसके गवाह रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। खुशी की बात यह है कि ये वो दौर है, आप हमारे बीच में, हम लोग तमाम लोग जो पार्टी के हमदर्द हैं, हमने देखा कि पिछले चुनाव में जब कैलेंडर जनवरी में लॉन्च हुआ था और जनवरी में ही कैलेंडर में 4-5 जगहों पे सीधा सीधा जो स्टेटमेंट आया था कि संविधान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि पूरे देश में कोई नोटिस नहीं कर रहा था कि ये मुद्दा बनने जा रहा है। पिछले साल का कैलेंडर जिनके पास है आप देख सकते हैं, जनवरी में इसकी सुगबुगाहट भी नहीं थी और एजेंडा कुछ और हो रहा था। 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास, वो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, पूरा देश एक तरफ जा रहा था, लेकिन कैलेंडर में दर्ज था कि इस देश की आम आवाम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट है और संविधान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और लोकसभा चुनावों ने इस हमारे अखिलेश यादव के विजन को सही साबित किया था और उसके बाद से ही तमाम सरकारों की बेचैनी बढ़ चुकी है। इसके पहले उस घटना के बाद एक बहुत विपक्षियों ने एक पूरा तैयारी करी और जो दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिलाओं की और वर्किंग क्लास की जो यूनिटी स्टैब्लिश हो रही थी, उसको डैमेज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए अपार पैसा इस्तेमाल हो रहा है और ताकत इस्तेमाल हो रही है, जिसके लिए इस देश को अगर दोबारा इस देश की आवाम को तोड़ना भी पड़े तो कोई चिंता नहीं है। अभी 4-5 दिन 6 दिन पहले इसी जनवरी में सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन होता है और उस पर एक झूठा एलिगेशन लगाया गया कि अखिलेश जी ने उनको भूल गए, जबकि 2023 के कैलेंडर में वो भी यहाँ पे मौजूद है। पहले पेज पर जनवरी में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की तस्वीरों के साथ दर्ज था और अखिलेश जी ने ट्वीट भी किया था। तो ये हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण दिन पर आज भी विवेकानंद जी जिस तरीके से उनको याद किया जाना चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि हम सब एक बराबरी की दुनिया की ओर आगे बढ़ें। विवेकानंद के कोट के साथ 12 जनवरी को हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें याद करते हुए, सिर्फ उनके कपड़ों के रंग को नहीं बल्कि उनके विचार, उनकी जीवन शैली और उनके विचारों के साथ इस कैलेंडर को लॉन्च करेंगे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उनके पहला कोट इसमें लिखा है कैलेंडर में, राष्ट्र का गौरव महलों में सुरक्षित नहीं रह सकता, हमें झोपड़ियों की दशा भी सुधारनी होगी। यदि गरीबों एवं शूद्रों को दीनहीन ही रखा गया तो देश और समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता। ये बात विवेकानंद जी ने कही थी, जो अपने आप को समाजवादी भी कहते थे। और इसी के साथ इसी जनवरी में सुभाष चंद्र बोस को भी याद करने की जरूरत है और उनका लिखा हुआ कोट है कि सच्चे समाजवादी को साम्राज्यवादी विरोधी भूमिका निभानी होगी, देश में समाजवाद की स्थापना करना अगला दायित्व होगा। तो आज तमाम पुरखे हमारे जो संत परंपरा से आते हैं, जो तमाम फ्रीडम स्ट्रगल से निकल के आते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रही हो, बिस्मिल अशफाक से लेकर भगत सिंह की परंपरा रही हो, उन सबको समेटे हुए विवेकानंद जयंती पर हम इस कैलेंडर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्फत आप सबके बीच लेकर आ रहे हैं। बस इससे ज्यादा बातें अभी नहीं कहेंगे। इस कैलेंडर में तमाम लोग शामिल रहते हैं, हिमांशु जैसे रिसर्च स्कॉलर हैं, विपिन हैं, पीयूष हैं, ये लोग मेहनत करते हैं और हम आपसे फीडबैक चाहते हैं ताकि हम इस समाज को सही दिशा देने में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। ये मीडिया के लोग भी हमें आगे सजेस्ट कर सकते हैं, जो हमारे जनता के बीच में काम कर रहे हैं,
वो भी करेंगे। और उम्मीद है कि इसमें लिखी जो अखिलेश जी जो बातें रखते हैं, जिस तरह के समझाते हैं, उसी विजन के तहत हम लोग उत्तर प्रदेश में एक बेहतर माहौल बनाने की ओर आगे बढ़ सकेंगे। जिस तरीके से नफरत हावी हो रही है, जिस तरह से पीस खत्म हो रही है, उसको लेकर कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा और शायद इसकी शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं और सभी की ओर से मैं आशीष से रिक्वेस्ट करता हूं एक सॉन्ग चला दें और हम लोग उसके पहले विवेकानंद जी को एक नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं कि उनकी लेखकी क्षमता से, उनके भाषणों से हम सबको आगे की दिशा मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कैलेंडर लॉन्च करते हैं, फिर गुरुजी अपनी बात रखेंगे। ये कैलेंडर बहुत सारी जो हमें सलाह होती है, परामर्श होता है, आशीर्वाद होता है, कोई बात नहीं। उदय प्रताप सिंह जी जो हमारे बीच में हैं, उनकी प्रेरणा रहती है, मैं चाहता हूं वो इस पर अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं आज विवेकानंद जी का जन्मदिन है और यूथ डे के नाम से पूरे दुनिया में मनाया जाता है और उसकी सबको बधाई देता हूं। और दूसरी बधाई मैं दीपक कबीर जी को और उनकी पूरी टीम को देता हूं, जो हर साल नेताजी के नाम पर ये कैलेंडर प्रकाशित करते हैं। ये कैलेंडर अपने आप में एक बड़ा एक नया विचार है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी महीने में जो महापुरुष हुए हैं, जो समाजवादी थे या जो आम आदमी की सोचते थे, उनकी बारे में उसमें बताया जाता है। मैं समझता हूं कि विवेकानंद जी, एक जगह रोला ने जो विवेकानंद जी पर किताब लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि ही वॉज द ग्रेट टीचर ऑफ इंडिया। टीचर तो वो कभी रहे नहीं, लेकिन टीचर से हूं मतलब था कि उन्होंने जो उपदेश दिए, जो देश के लिए संदेश भेजे, अगर उन पर चला जाता तो ये देश बहुत तरक्की कर जाता। बहुत पहले उन्होंने अपने आप को वो समाजवादी कहते थे। समाजवादी का अर्थ उस वक्त तो समाजवादी की विचारधारा, समाजवादी पार्टी तो 1948 में नाम से आए, लेकिन भगत सिंह भी अपने को समाजवादी कहते थे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने को समाजवादी कहते थे। विवेकानंद जी अपने समाजवाद का अर्थ क्या है कि जो समाज में जो प्रगति होती है, जो सत्ता है, जो संपत्ति है, जो सम्मान है, उसका बंटवारा बराबर जहां तक हो सके हो यही कहता है। ये विवेकानंद जी ने कहा। अब विवेकानंद जी ने तब कहा था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो छोटी जातियां हैं, जो वंचित लोग हैं, इनको इनके अधिकार वापस कर दो, वरना ये अपने जबरदस्ती छीनेंगे, तब बड़े लोगों को तकलीफ होगी। अब जब हमने अखिलेश जी के विजन ये है कि हमने जो पीडीए बनाया उसमें हम सब जितने भी सवर्ण लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। आदर ऐसी चीज नहीं है कि उनको दे दिया तो अब बाकी के लिए नहीं बचा, लेकिन जिनको सम्मान नहीं मिला है उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। इसमें उनका बड़े लोगों का कोई असम्मान नहीं है। और मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि संविधान सभा में कितने लोग पिछड़े थे, कितने लोग दलित थे। अम्बेडकर जी को छोड़ दें, एक दो और को छोड़ दें, तो सारे वो लोग थे जो सवर्ण थे, लेकिन वो जागे हुए लोग थे, वो देशभक्त थे, वो जानकार थे, वो ज्ञानवान थे। उन्हें मालूम था कि देश में जब तक मुख्य धारा से इन सबको नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये देश बड़ा देश नहीं बन सकता है। हमारे ऊपर इतने हमले हुए, हम कभी नहीं जीते। क्यों नहीं जीते? क्योंकि सबको अधिकार बराबर नहीं थे। ये बातें विवेकानंद जी ने भी कही हैं। विवेकानंद जी ने एक स्पीच दी थी, शिकागो में दी थी, वो तो अलग थी ही। उसमें तो उन्होंने कहा था पहले कि हिंदू धर्म से ज्यादा उदार धर्म कोई है जिसमें सबको समाहित करने का, सबको साथ लेके चलने का। जब उन्होंने पहला ये कहा कि माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो इतनी तालियां बजी। क्यों बजी? क्योंकि उसमें वो मैसेज था वसुधैव कुटुंबकम वाला। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि यूथ डे के रूप में आज हमारे देश का जो यूथ है वो सबसे ज्यादा निराशा में है, सबसे ज्यादा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा संघर्षरत है। ऐसे में विवेकानंद जी ने ये कहा था कि कोशिशें बराबर जारी रहनी चाहिए, नाकामियों के बावजूद। कामयाबी का इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। वही मंत्र मैं दोहरा के आप सब लोगों से कहता हूं कि अपनी कोशिशें जारी रखिए, और ये कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है। चाहे नाकामी कितनी मिले, लेकिन कोशिशें जारी रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि देता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और एक बार फिर दीपक कबीर जी को और उनकी टीम को बधाई देता हूं। और हमारे अध्यक्ष जी को मैं इनके विजन की तारीफ करता हूं कि जो बात विवेकानंद जी ने तब कहा था वो आज उन्होंने अपने पीटीए के माध्यम से पूरे देश को संदेश देने की कष्ट किया। बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि अभी अभी जब जानकारी दी उसके बाद भी आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ दीपक कबीर जी को बहुत बधाई कि जो नेशनल यूथ डे के दिन न केवल हम सबको यहां पर इकट्ठा करते हैं, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी को याद भी करते हैं। जहां हम सब लोग बैठ करके याद कर रहे हैं, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने जो बातें रखी हैं कि पहले ही भाषण में जो उन्होंने बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम उस देश से आते हैं जिस देश ने हमें सिखाया है कि टॉलरेंस क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस क्या है। हमारा समाज, हमारा धर्म हमें टॉलरेंस सिखाता है, वहीं यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। अगर कोई भी धर्म का यहां आया, किसी भी विचार को लेकर आया, भारत के लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर उनके जीवन के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, जहां आज ही की तारीख में उनका जन्म हुआ था 1863 में, परिवार,
उनके भाई, और जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया उनके जीवन को, जहां वो पढ़े, कलकत्ता से लेकर के, और जो आसपास उनके लोग थे, और वहां की जो कलकत्ता के जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़े वहां से इन्फ्लुएंस हुए। रामकृष्ण परमहंस उनके शिष्य बनकर के भारत का परिचय दुनिया में उन्होंने सबसे पहले दिया। इतना परिचय भारत का उस समय पर किसी और लीडर ने नहीं दिया होगा, किसी और स्वामी या संत गुरु ने नहीं दिया होगा जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। आज भी हम उनके जो कोट हैं, उनकी जो बातें हैं, वो न केवल हम लोगों को रास्ता दिखाती हैं बल्कि प्रेरणा भी वहां से मिलती है। और आज के यूथ को जरूरी है उन बातों को समझना, जहां इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है, जहां सरकारें कुछ चीजों को बार बार थोपने की कोशिश कर रही हैं। तब हम समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानना, उनके बारे में पढ़ना, उनकी कही हुई बातों को अपने जीवन में लागू करना, उन बातों पर चलना शायद सबसे बड़ी याद करने के लिए उनके रहेगी। यही श्रद्धांजलि होगी, उनको यही याद करने का मौका है जहां हम उनकी बातों को याद करें और उनको अमल करने का काम करें। मैं एक बार फिर दीपक कबीर जी को धन्यवाद देता हूं, उनके साथियों को, कि हर वर्ष इसी तरीके से आप यहां पर विवेकानंद जी को याद करते हैं और उनके कामों को, कोट्स को अपने कैलेंडर में शामिल करते हैं, जिससे कि लोग उनके बारे में जानें, लोगों तक बात पहुंचे। ये भी इनकी ये 3 दिन करेंगे। मैं इसके साथ साथ जो एक कार्यक्रम ये चलाना चाहते हैं, समाजवादी नागरिक सोशलिस्ट सोसाइटी फेस्टिवल, उसके लिए भी बधाई देता हूं। हम लोग बैठ करके कार्यक्रम तय कर लेंगे। जहां समाजवादी पार्टी पीडीए का कार्यक्रम कर रही है, वहीं इस कार्यक्रम को भी कैसे शामिल किया जाए और कैसे हम अपनी विचारधारा को, अपने कार्यक्रमों को, अपनी सोच को जनता के बीच में ले जा सकें। आज हम जब विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके कही हुई बातों को हमेशा हम लोग दिल और दिमाग में रखेंगे। जहां उन्होंने कहा कि धर्म से ज्यादा हमें रोटी की जरूरत है देश के लोगों को, और जो गरीब हैं उनको धार्मिक बातें समझाना शायद गलत होगा आज के समय में। कन्नौज में बनने से पहले ढाई गए काफी जो है लोग पिछले दिनों जो आपके सहयोगी दल है विद्यालय के, उनके जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला साहब है, संजय राव साहब है, इन लोगों के जो बयान आ रहे हैं, क्या ये लग रहा है कि विद्यालय टूटा है? मैं कन्नौज में जो घटना हुई है, हम और आप लोग रेलवे स्टेशन को अगर देखें तो जो अंग्रेजों के जमाने के बने हैं वो आज भी वैसे ही के वैसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। आज भी उनमें कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर हम उन्हीं स्टेशनों को आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से रिस्टोर कर दें तो शायद और अच्छे हमारे रेलवे स्टेशन दिखेंगे। जो कन्नौज में रेलवे स्टेशन या उसकी शटरिंग या जो बनते समय चीजें गिरी हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर दबे, भगवान की कृपा है कि किसी की अभी तक जान नहीं गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार पूरा इलाज कराएगी। उन परिवारों की मदद की घोषणा की है, कम की है, और करनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार को यह भी देखना चाहिए कि आखिरकार ठेके में कौन लोग शामिल थे। ये उत्तर प्रदेश में नई संस्कृति शुरू हुई है जहां ठेके को आउटसोर्स और फिर आउटसोर्स और फिर बीजेपी के नेताओं का दबाव। तो जहां ठेकेदार अपना प्रॉफिट के लिए किन किन चीजों से कंप्रोमाइज कर रहा है
और जिन मानकों को और जिस सेफ्टी के साथ हमें काम करना चाहिए, हम उस सेफ्टी भी मजदूरों को नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन पे कार्य हुआ है और जो गिरा है, किसी न किसी बड़ी संस्था के स्ट्रक्चर इंजीनियर से पुनः जांच होनी चाहिए और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के निगरानी में ही आगे काम हो, क्योंकि सुनने में ही आ रहा है जो क्वालिटी सीमेंट की, जो क्वालिटी सरिया की, जो क्वालिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है। दिखने में छोटा दिख रहा है ठेका, लेकिन सब कामों को मिला लोगे तो न जाने कितना बड़ा ठेका था। ठेके को तोड़ तोड़ करके छोटा बनाना, उसमें खेल करना, ये बीजेपी की नई संस्कृति है। भ्रष्टाचार इतना कभी नहीं हुआ होगा जितना इनकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा, जो इंडिया गठबंधन का सवाल पूछा है, इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है। जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही हैं, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। तो मिल्कीपुर के लिए क्या तैयारी है? मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए, इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। अगर आपको याद हो, इसी हॉल में मैंने कहा था कि अगर फॉरेंसिक जांच हो मशीनों की, बटन की, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबाई होगी। और हमने आपने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो देखा जहां पुलिस का एक अधिकारी महिलाओं को रोक रहा था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं थी। वो बहादुर महिलाएं वोट डालने के लिए लगातार उन पुलिस वालों से लड़ रही थी। आप बोले ना बोले, हालांकि बहुत सी जगह आप लोग नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सच्चाई जानते हैं कि कितना दबाव था अधिकारियों पर। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे थे, वो अधिकारी कह रहे थे हम क्या करें, मजबूरी है। तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी बड़ाई मत करना। 5 मंत्रियों को लगाई गई है ड्यूटी वहां पर, अभी 5 मंत्री। अगर आप विभाग देखोगे उन मंत्रियों का, वो सब लूटने वाले लोग हैं, विभाग लूटे हैं। आप बताइए किस विभाग में नहीं आ रही हैं शिकायतें, किस विभाग में शिकायतें नहीं? 14 तारीख से कुंभ शुरू हो रहा था, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? मैं हमेशा गया हूं और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे, जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है, वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। तस्वीर लगा दीजिए सर वहाँ पे। अभी लोग एक सवाल है, लखीमपुर खीरी में रामचंद्र मौर्य की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, उसको लेकर के पीपी सिंह जो वहाँ के सीओ से दोहरा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, बहुत उल्टा सीधा बोला परिवार ने। मुझे याद है ये घटना कुछ दिन पहले हुई है
और जब मुझे वो वीडियो मिला तो मैंने वीडियो शेयर भी किया था। एक पुलिस अधिकारी इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता। ये वही जिला है जिस जिले में एक विधायक जी को ठोका गया था, और किसने पीटा था? ये पीडीए परिवार के साथ इसी तरह का व्यवहार इस सरकार में बहुत दिनों से हो रहा है। ये पीडीए परिवार के लोग बहुत अपमानित हो रहे हैं। इसलिए मैंने ये भी कहा कि पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग पीडीए के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो मौर्या के साथ घटना हुई है पुलिस की वजह से हुई है, और ऐसे अधिकारियों को अगर दंडित नहीं करती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार जातिवादी है और सरकार जातिवादी को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार में बैठे हुए लोग जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मिल्कीपुर में भी कुंदरकी और रामपुर की तरह गन पॉइंट पे वोटर्स को रोका गया तो उसके लिए क्या तैयारी है? ये सवाल बड़ा है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। तो सर, क्या मुट्ठी बांधने वाला जो आपकी घोषणा थी इसका सही समय आ गया? क्यों विवेकानंद जी जयंती के दिन भी आज आप इधर उधर जा घूम रहे हो? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप भी पढ़े, हम भी पढ़े, आप भी उनकी अच्छी बातों को माने, हम लोग भी उनकी अच्छी बातों को माने। और जो धर्म का रास्ता उन्होंने दिखाया, जो समय समय पर दुनिया में उन्होंने जिस बात को रखा, पहली बार भारत का और हमारे हेरिटेज का, हमारी रिचुअल्स का, हमारी परंपराओं का, हमारे धर्म का जो प्रचार उन्होंने किया, शायद वैसा कोई नहीं कर पाया। वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारी आपका परिचय देने वाले स्वामी विवेकानंद जी को आज हम लोग याद करते हैं, जो उन्होंने धर्म का रास्ता बताया कि जो हमारा भारत ये है कि सबको एक्सेप्ट करता है और टॉलरेंस है उनके अंदर, हमारे लोगों के अंदर। लेकिन आज के लोगों को देखें, टॉलरेंस नाम की कोई चीज ही नहीं उनके अंदर, और एक्सेप्टेंस तो भूल जाइए, किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अगर कहीं कमी भी है वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत धन्यवाद हमारे प्रेस के साथियों का। अब नहीं हाँ है।